इसके बारे में आपने पढ़ा था कि सबसे ज़्यादा क्रोनिक इन्फेक्शन जो होता है वो यही कॉज़ करता है, ये आरएनए वायरस होता है, ठीक है, और ये पैरेंटली आपके पास ट्रांसमिशन करता है। और इसमें भी इन्होंने रिस्क फैक्टर्स बताए हुए हैं कि आईवी ड्रग यूज़र्स, मल्टीपल सेक्स पार्टनर्स, हैविंग हैड द सर्जरी विद इन द लास्ट 6 months, नीडल स्टिक इंजरी, मल्टीपल कॉन्टैक्ट्स विद द एचसीवी इंडिविजुअल एंड एम्प्लॉयमेंट इन द मेडिकल और द डेंटल फील्ड। ठीक है, मतलब यही है कि ये पैरेंटली आपके जो है ट्रांसमिशन होती है। और इसके बारे में आपने देखा था कि इसका इंक्यूबेशन पीरियड जो होता है वो एवरेज 9 वीक्स होता है, ठीक है, और 4 to 26 वीक्स तक इसका जो है वो रेंज होती है। इसको डिटेक्ट करने के लिए ब्लड के अंदर जो है हम इसका आरएनए चेक करते हैं, ठीक है, और इसके अलावा देखते हैं कि सीरम ट्रांसएमिनेज लेवल्स चेक कर लेते हैं। Then comes the persistent infection and chronic hepatitis are the hallmarks for the HCV infection। अगर बहुत देर के लिए जो है इन्फेक्शन परसिस्ट करे, क्रोनिक हेपेटाइटिस हो जाए, तो वो हॉलमार्क्स होते हैं कि इसको हेपेटाइटिस सी वायरस ही होगा, डिस्पाइट द जनरल एसिम्प्टोमेटिक नेचर ऑफ द एक्यूट इलनेस। ठीक है, उसके बाद बता रहे हैं कि इन कंट्रास्ट टू HPV क्रोनिक डिजीज़ जो होती है वो हमारे पे ज़्यादातर 80 to 90% इसी की होती है। ठीक है, ये हमने पढ़ लिया था। और सिरोसिस हो जाती है, और वो वाला रूट जो है ज़्यादातर ये फॉलो करता है, क्रोनिक वाला। ऑब्वियसली अगर हमने देखना है कि पेशेंट क्रोनिक फेज़ में जा रहा है डिज़ीज़ के, या वो रिकवर कर रहा है, तो हम देखेंगे पेशेंट के अंदर आरएनए और एंटीबॉडीज़, ठीक है, इसके अगेंस्ट। अगर तो आरएनए ज़्यादा है और एंटीबॉडीज़ हमारी बॉडी में कम है इसके अगेंस्ट, तो ऑब्वियसली क्या होगा, क्रोनिक स्टेट में जा रहा होगा पेशेंट, ठीक है, डिज़ीज़ प्रोग्रेस कर रही होगी। और अगर क्या होता है कि एंटीबॉडीज़ ज़्यादा होती हैं इसके अगेंस्ट और आरएनए इसका लेवल कम हो जाता है हेपेटाइटिस सी वायरस को, तो ऑब्वियसली क्या होगा, हमें पता चल रहा होगा कि हमारी इम्यून रिस्पॉन्स ने इसको ख़त्म कर दिया है और पेशेंट रिकवर्ड हो रहा होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम इसकी डिटेक्शन करते हैं। 16.11 में इन्होंने जो है ना हेपेटाइटिस सी की लाइफ साइकिल बताई हुई है, जो हम पढ़ के आए हुए हैं प्रीवियस क्लासेस में, कि सबसे पहले ये वायरस जो होता है वो बाइंड करता है सरफेस के साथ, सेल सरफेस के साथ, रिसेप्टर्स के साथ, और फिर एंडोसाइटोसिस हो जाती है, अंदर आके ये फ्यूजन करता है, अनकोटिंग करता है, ठीक है, और अंदर जाके ये फिर क्या करता है, हमारी मशीनरी जो होती है सेल की उसको यूज़ करना शुरू कर देता है। प्रोटीएज के थ्रू ये पॉलीप्रोटीन्स को वायरल प्रोटीन्स में कन्वर्ट करता है, और फिर आरएनए पॉलीमरेज के थ्रू ये अपने आप को रिप्लिकेट करता है, और फिर एंड पे क्या होता है कि ये असेंबल होके सेल से रिलीज़ हो जाता है। तो हमारे जो गोल होता है वो यही होता है कि इसकी मशीनरी जो ये यूज़ कर रहा है इसको किसी तरह ख़त्म किया जाए, तो हम प्रोटीएज इनहिबिटर्स दे देते हैं, हम NS5A इनहिबिटर्स दे देते हैं, हम आरएनए पॉलीमरेज इनहिबिटर्स दे देते हैं, ताकि इसकी लाइफ साइकिल किसी तरह रुक जाए। ठीक है, फिर हमारे पास बताते हैं कि इसके लिए हम ट्रिपल थेरेपी यूज़ करते हैं, जो कि मैंने आपको बताया कि प्रोटीएज इनहिबिटर्स, आरएनए पॉलीमरेज इनहिबिटर्स एंड NS5A प्रोटीन इनहिबिटर्स। 16.12 में आपको जो है ये दिखाया हुआ है कि किस तरह से हेपेटाइटिस सी इन्फेक्शन का पहले ग्राफ में इन्होंने रिकवरी फेज़ दिखाए हुए हैं और दूसरे में इन्होंने उसी तरह क्रॉनिक डिजीज़ बताई हुई है। तो फर्स्ट में आपको यही नज़र आ रहा है, सबसे पहले इंक्यूबेशन पीरियड है 2 to 26 वीक्स का, ठीक है, और फिर क्या होता है कि ऑब्वियसली अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, तो अपना आरएनए एक्सप्रेस करना शुरू कर देगा एक्यूट डिजीज़ के अंदर, जिसके अंदर सिम्प्टोमेटिक डिजीज़ आएगी। ठीक है, और ये आपके पास जो है रहती है, और जो है 1 to 3 वीक्स के लिए, और फिर क्या होता है कि रिकवर अगर पेशेंट कर जाता है तो ऑब्वियसली क्या होगा कि एंटीबॉडीज़ उसके सीरम में हमें नज़र आएंगी, जो थ्रू आउट आपकी लाइफ में अपीयर रहेंगी। लेकिन अगर पेशेंट जो है वो ठीक नहीं होता, रिकवर नहीं करता, तो पेशेंट चला जाएगा क्रॉनिक डिजीज़ में, और क्या होगा कि इंक्यूबेशन पीरियड होगा, उसी तरह एक्यूट डिजीज़ होगी, और उसकी जो है एंटीबॉडीज़ जो हैं वो बनेगी, लेकिन क्या होगा कि उसकी जो, क्योंकि एक्यूट क्रॉनिक डिजीज़ में कन्वर्ट हो गई है, उसकी वजह से क्या होगा कि फ्लक्चुएट करेगी, उसकी प्रोग्रेशन हो जाएगी, और उसकी जो आरएनए होगा वो ख़त्म नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि वो क्रॉनिक डिजीज़ में है। नेक्स्ट हेपेटाइटिस सी वायरस के बाद हम देखते हैं हेपेटाइटिस बी एंड डी वायरस। तो इसमें आपको मैंने बताया था कि हेपेटाइटिस डी को हम डेल्टा एजेंट कहते हैं, ठीक है, ये जो है ना को इन्फेक्शन या सुपर इन्फेक्शन करता है, को इन्फेक्शन और सुपर इन्फेक्शन ये करता है हेपेटाइटिस बी वायरस के साथ, ठीक है, हमने पढ़ लिया था। उसके बाद ये है कि
एक क्यों को इन्फेक्शन करता है। तो इसमें ये होता है कि इसको जो अपनी प्रोडक्शन के लिए क्या करना होता है कि HBs एंटीजन जो होती है, इट इज़ नेसेसरी फॉर द प्रोडक्शन ऑफ कंप्लीट HDV वायरॉन्स। इस वजह से ये को इन्फेक्शन करता है। तो इसको अपने आप को कंप्लीट करने के लिए, अपनी प्रोडक्शन को कंप्लीट करने के लिए क्या चाहिए होता है, इसको चाहिए होता है सरफेस एंटीजन ऑफ द हेपेटाइटिस बी वायरस। ठीक है, तो इस वजह से उसके साथ जो है करता है और अल्टीमेटली जो है ये ऑब्वियसली को इन्फेक्शन होगा। दोनों वायरस इकट्ठे हमारी बॉडी को जब अटैक करेंगे लिवर को, तो ऑब्वियसली लिवर जो है वो सीवियर एक्यूट हेपेटाइटिस और परमानेंट लिवर फेलियर की तरफ जा सकता है। ठीक है, और सुपर इन्फेक्शन जो है वो मैंने आपको बताया कि वो ज़्यादातर सुपर इन्फेक्शन ही होता है और ये ज़्यादा ख़तरनाक होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि सबसे पहले जो एक्यूट फेज़ होती है उसमें हमारे पास हेपेटाइटिस डी वायरस की रेप्लिकेशन होती है। ठीक है, एंड सप्रेशन ऑफ द हेपेटाइटिस बी वायरस विद हाई ALT लेवल्स। ठीक है, और इसके बाद क्रॉनिक फेज़ आ जाती है जिसमें जो है हेपेटाइटिस डी वायरस जो होता है वो रेप्लिकेट करता है, उसकी रेप्लिकेशन कम हो जाती है और हेपेटाइटिस बी वायरस की रेप्लिकेशन ज़्यादा हो जाती है। मतलब कि पहले क्या होता है कि हेपेटाइटिस डी वायरस की रेप्लिकेशन ज़्यादा होती है एक्यूट फेज़ में, और जो क्रॉनिक फेज़ होती है उसमें क्या होता है हेपेटाइटिस बी वायरस की जो है वो ज़्यादा होती है रेप्लिकेशन। ठीक है, तो इस तरह से होता है। और ALT लेवल जो होते हैं वो फ्लक्चुएट करते हैं और क्या होता है कि डिज़ीज़ जो है वो सिरोसिस की तरफ और अल्टीमेटली कैंसर की तरफ लीड करती है। और अगर इनके अगेंस्ट हमारी जो इम्यून सिस्टम है उसकी बात की जाए तो क्या होता है कि IgM सबसे पहले बनती है एंटीबॉडी एक्यूट में, और फिर क्रॉनिक में क्या होता है कि IgM को IgG रिप्लेस कर लेती है। ठीक है, ये तो आपको पता ही है। तो ये था हेपेटाइटिस डी का और बी का को इन्फेक्शन एंड सुपर इन्फेक्शन। फिर हम देखते हैं हेपेटाइटिस ई वायरस। ठीक है, इसके बारे में हमने पढ़ा था कि ये जो है ना हेपेटाइटिस ए की तरह फीको ओरली ट्रांसमिट होता है, एक्यूट डिजीज़ कॉज करता है। ठीक है, और इसका इंक्यूबेशन पीरियड उससे ही थोड़ा सा रिजेंबल करता है। तो इट इज़ एन इंटायरली ट्रांसमिटेड वाटर बॉर्न इन्फेक्शन दैट प्रोड्यूसेस सेल्फ लिमिटिंग डिजीज़। ठीक है, इट इज़ अ जूनोटिक डिजीज़ और ये एसोसिएटेड होता है विद द मंकीज़, कैट्स, पिग्स एंड डॉग्स। ठीक है, करेक्टरिस्टिक फीचर इसका क्या होता है कि हाई मोर्टेलिटी इसका रेट होता है अमंग द प्रेग्नेंट वुमेन। ठीक है, प्रेग्नेंट वुमेन को अगर क्या होता है कि हेपेटाइटिस ई वायरस का इन्फेक्शन हो जाए, फीको ओरली ट्रांसमिट हो जाए, तो उसमें जो है फर्टिलिटी रेट जो है फर्टिल होना बहुत ज़्यादा हो जाता है। और इसकी जो सीरम मार्कर्स हम देखते हैं वो इसका RNA ही देखते हैं। ठीक है, और जो है क्या होता है कि इसका जो हेपेटाइटिस ई वायरस का RNA होता है उसको हम PCR से डिटेक्ट कर लेते हैं, और इसके अंदर यही है कि एंटीबॉडीज़ वही वाली होंगी कि सबसे पहले एक्यूट में क्या होगा IgM होगी, और क्रॉनिक में क्या होता है कि IgG टाइटर उसका हाई हो जाता है। ठीक है, फिर हम देख लेते हैं, आपको एक हेडिंग नज़र आ रही होगी परमानेंट हेपेटिक फेलियर। ठीक है, इसमें क्या होता है ये आपने याद रखना है कि सबसे ज़्यादा जो 2/3 केसेस होते हैं ना परमानेंट हेपेटिक फेलियर के, वो हेपेटाइटिस बी वायरस के होते हैं, और बाकी जो होते हैं 1/3 वो किसके होते हैं, हेपेटाइटिस ए वायरस के। और इन्होंने बताया हुआ है कि इसमें रैक्यूलर रिएक्शन हमें नज़र आता है, जो हमने पढ़ा था कि स्टेम सेल्स जो होते हैं वो अपने जो इर्द गिर्द वाले जब सेल्स डाई होना शुरू हो जाते हैं तो स्टेम सेल्स जो हैं वो प्रोलिफरेट करते हैं और रैक्यूलर रिएक्शन शो करते हैं, तो ये हमें नज़र आता है। और इसमें यह है कि परमानेंट हेपेटाइटिस फेलियर जो होता है वो उसको हम स्पोर्टिवली ही ट्रीट करते हैं, लेकिन ये होता है कि हमें ट्रांसप्लांटेशन की ज़रूरत पड़ जाती है। ठीक है, एज दैट फ्रॉम द सेकेंडरी इन्फेक्शन एंड फेलियर ऑफ अदर ऑर्गन्स जो है वो हो सकता है। ठीक है, फिर हम इसकी मॉर्फोलॉजी देखते हैं। इसमें आपने ना पॉइंट्स याद रखने हैं कि इसमें इन्फ्लेमेशन आपको नज़र आएगी, ऑब्वियसली हेपेटाइटिस है तो इन्फ्लेमेशन आपको ज़रूर नज़र आएगी। इसके अलावा क्या होता है, हेपेटोसाइट बलूनिंग नज़र आएगी। ठीक है, और हेपेटोसाइट्स डिस्ट्रक्शन नज़र आएगी, हेपेटोसाइट्स प्रोलिफरेट करेंगे। ऑब्वियसली इन्फ्लेमेशन हुई है तो ये हम फैटी लिवर डिजीज़ में देखेंगे कि हेपेटोसाइट बलूनिंग क्या होती है, वो हो जाती है हेपेटोसाइट्स की। ठीक है, बलून लाइक हो जाते हैं वो। ठीक है, और तीसरा ये होती है कि उनकी डिस्ट्रक्शन हो जाती है। ऑब्वियसली जब हेपेटोसाइट डिस्ट्रक्शन होगी तो इर्द गिर्द वाले सेल्स जो होंगे वो प्रोलिफरेट करेंगे। ठीक है, और इसके अलावा ब्रिजिंग ऑफ इन्फ्लेमेशन नेक्रोसिस हमें नज़र आती है कि हमारे पास क्या होता है कि एक तरफ सेल्स की इन्फ्लेमेशन हो रही होती है, दूसरी तरफ सेल्स की नेक्रोसिस हो रही होती है, तो इस तरह का पैटर्न हमें शो होता है। इसके अलावा फाइब्रोसिस होती है, फिर ब्रिजिंग ऑफ फाइब्रोसिस नेक्रोसिस होती है। ठीक है, पहले आपके पास ब्रिजिंग होती है इन्फ्लेमेशन एंड नेक्रोसिस की। ठीक है, और फाइब्रोसिस होने के बाद क्या होती है, ब्रिजिंग हो जाती है फाइब्रोसिस और नेक्रोसिस की। ठीक है,
उसके बाद माइक्रोनोड्यूल्स फॉर्मेशन होती है और मैक्रोनोड्यूल्स फॉर्मेशन होती है और सिरोसिस होती है। ठीक है, तो ये 10 पॉइंट्स हैं, आपने लाजमी याद रखने हैं कि सबसे पहले क्या होता है कि इन्फ्लेमेशन होती है, फिर क्या होता है कि हेपेटोसाइट्स जो होते हैं उनकी बैलूनिंग हो जाती है, डिस्ट्रक्शन हो जाती है, प्रोलिफ्रेशन हो जाती है। उसके बाद ब्रिजिंग हो जाती है। ब्रिजिंग किसकी होती है? पहले इन्फ्लेमेशन और नेक्रोसिस की, उसके बाद फाइब्रोसिस होती है, तो फिर ब्रिजिंग हो जाती है फाइब्रोसिस और नेक्रोसिस की। उसके बाद माइक्रोनोड्यूल्स फॉर्मेशन होती है, फिर मैक्रोनोड्यूल्स फॉर्मेशन होती है और फिर सिरोसिस हो जाती है। ठीक है, तो हम इसकी मॉर्फोलॉजी को फिर देखते हैं। 16.13 जो आपके पास फिगर है ना, मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स ऑफ एक्यूट हेपेटाइटिस एंड क्रोनिक हेपेटाइटिस, इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से जो है ना यहाँ पे एक्सप्लेन किया था कि किस तरह से ये सारी चीज़ें होती हैं। तो सबसे पहले एक्यूट वायरल हेपेटाइटिस ग्रॉसली हमें कैसे नज़र आता है? या तो हमें अपीयर नॉर्मल भी हो सकता है और दूसरा ये है कि स्लाइटली मॉटल्ड अपीयरेंस भी हो सकती है। अगर आप फिगर में देखें ना, तो आपको यहाँ पे क्या क्या नज़र आ रहा है, देखें यहाँ पे आपको ये नज़र आ रहा है कि पोर्टल ट्रैक्ट है, ठीक है, जिसमें पड़ी हुई है बाइल डक्ट, हेपेटिक आर्टरी, ठीक है, और पोर्टल वेन। ये पोर्टल ट्रैक्ट है और ये कनेक्टेड हुआ है विद द साइनोसाइड टू द सेंट्रल वेन। ठीक है, ये वो वाला उन्होंने पार्ट दिखाया हुआ है और इर्द गिर्द आपको हेपेटोसाइट्स नज़र आ रहे हैं। ठीक है, अब अगर आप पोर्टल ट्रैक्ट में देखें ना, तो आपको एक्यूट हेपेटाइटिस में क्या नज़र आ रहा है? मोनोन्यूक्लियर इन्फिल्ट्रेट्स नज़र आ रहे हैं, लेकिन वो बहुत कम है। ठीक है, इतने ज़्यादा नहीं है। लेकिन अगर आप देखें ना क्रोनिक हेपेटाइटिस में पोर्टल ट्रैक्ट की इन्फ्लेमेशन, तो वहाँ पे देखें कैसे डेंस मोनोन्यूक्लियर इन्फिल्ट्रेट्स होते हैं। ये बहुत ज़्यादा डिस्टिंग्विशिंग पॉइंट है इसका। ठीक है, एक्यूट और क्रोनिक हेपेटाइटिस का। ठीक है, और दूसरी आपको चीज़ नज़र आ रही है डिफरेंशिएटिंग, आप देख रहे हैं कि फाइब्रोसिस नज़र आ रही है आपको क्रोनिक हेपेटाइटिस में और आपको किसी किस्म की फाइब्रोसिस एक्यूट हेपेटाइटिस में नज़र नहीं आ रही। ठीक है, इसके अलावा आपको क्या नज़र आ रहा है? आपको डक्ट्यूलर रिएक्शन जो है वो क्रोनिक हेपेटाइटिस में नज़र आ रहा है, जो कि आपको एक्यूट हेपेटाइटिस में नज़र नहीं आ रहा था। ठीक है, इसके अलावा आपको क्या नज़र आ रहा है डिफरेंशिएटिंग? ठीक है, वो आपको नज़र आ रहा है क्या? ग्राउंड ग्लास सेल्स। ठीक है, ग्राउंड ग्लास सेल्स क्या होते हैं कि जो हेपेटाइटिस बी की सरफेस एंटीजन होती है वो क्या होती है? वो एक्यूमुलेट हो जाती है किसके अंदर? आपके हेपेटोसाइट्स के अंदर। ठीक है, 16.14 में इनको ज़्यादा अच्छा दिखाया हुआ है, ग्राउंड ग्लास हेपेटोसाइट्स इन द क्रोनिक हेपेटाइटिस बी। ठीक है, क्यों होते हैं ये? हेपेटोसाइट्स के अंदर जो होता है ना, ये इसकी सरफेस एंटीजन एक्यूमुलेट हो जाती है और ग्राउंड ग्लास अपीयरेंस देती है। इसके अलावा जो मैंने आपको बताया कि ब्रिजिंग ऑफ इन्फ्लामेशन एंड नेक्रोसिस, ठीक है, शुरू में ये होगी एक्यूट हेपेटाइटिस में और फिर जो क्रोनिक होगी उसमें क्या होगा? ब्रिजिंग हो जाएगी फाइब्रोसिस एंड नेक्रोसिस की। ठीक है, पहले जो है वो उसकी ब्रिजिंग हो रही थी इन्फ्लामेशन और नेक्रोसिस की, और अब क्रोनिक में क्या होगी? फाइब्रोसिस और नेक्रोसिस की ब्रिजिंग होगी। उसके बाद जो सेल्स होते हैं वो तो आपको भी पता है कि एक्यूट में आपको न्यूट्रोफिल्स मैक्रोफेजेस नज़र आएंगे और जो क्रोनिक होगी उसमें मैक्रोफेजेस और लिम्फोसाइट्स नज़र आएंगे। तो ये डिफरेंशिएटिंग पॉइंट्स हैं, ये फिगर आपको आनी चाहिए कि इनमें क्या डिफरेंसेस आपको नज़र आ रहे हैं। ठीक है, मोनोन्यूक्लियर इन्फिल्ट्रेट्स का क्या डिफरेंस है, डक्ट्यूलर रिएक्शन किस में है किस में नहीं है, सेल्स जो हैं उनमें क्या डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, इसके अलावा जो ब्रिजिंग नेक्रोसिस हो रही है या इन्फ्लेमेशन, वो वाला ब्रिजिंग का आपने बताना है। और इसके अलावा फाइब्रोसिस जो आपको पता ही है कि क्रोनिक में ही होती है, या आपको एक्यूट में फाइब्रोसिस नज़र नहीं आती। इस तरह से आपने मॉर्फोलॉजी को एक्सप्लेन करना है, 10 पॉइंट्स को याद रखना है जो मैंने आपको बताए हैं। अब आपने ये बात याद रखनी है कि जो आपका लिवर का चैप्टर है ना, उसमें से आता तो एक ही SCQ है। ठीक है, GIT में से आपके पास 2 SCQs आते हैं और लिवर में से आपके पास आता तो एक ही है, लेकिन एक आपका जो SCQ होता है ना पैथो में, वो होता है क्लिनिकल इन्वेस्टिगेशंस में। ठीक है, और वो मोस्टली आपके यहाँ से ही आ जाता है, हेपेटाइटिस B के अंदर से मोस्टली आ जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि लिवर में से 2 SCQs भी आ सकते हैं। ठीक है, तो इन्वेस्टिगेशंस में आपको थोड़ा सा बताऊँगी इसके बारे में कि अगर एक्टिव इन्फेक्शन होता है, क्रोनिक इन्फेक्शन होता है या पास्ट इन्फेक्शन होता है, तो उसमें कैसे हम इन्वेस्टिगेट करते हैं। अगर तो पेशेंट के अंदर जो है ना हेपेटाइटिस बी का एक्टिव इन्फेक्शन है ना, तो आपको क्या नज़र आएगा? आपको ऑब्वियसली सरफेस एंटीजन्स पॉजिटिव नज़र आएंगी। ठीक है, आपको हेपेटाइटिस बी वायरस का DNA पॉजिटिव मिलेगा, आपको हेपेटाइटिस जो बी वायरस का जो कोर एंटीबॉडीज़ होंगी IgM, ठीक है, वो आपको मिलेंगी एक्यूट इन्फेक्शन में। ठीक है, ये आपको नज़र आएंगी अगर एक्टिव इन्फेक्शन है। एक्टिव इन्फेक्शन में आपको जो सरफेस हेपेटाइटिस बी एंटीबॉडीज़ होती हैं वो आपको नेगेटिव मिलेंगी, क्योंकि एक्टिव इन्फेक्शन है, एंटीबॉडीज़ नहीं बनी हुई। ठीक है, क्रोनिक में क्या होगा? क्रोनिक में आपके पास जो एंटीबॉडी होगी
एंड कोर एंटीबॉडी, ठीक है, वो चेंज हो जाएगी टू द IgG, ठीक है, क्रॉनिक में। इसमें आपको जो है क्रॉनिक में जो सरफेस एंटीजन है वो भी पॉजिटिव मिलेगी, ठीक है, और DNA भी आपको डिटेक्ट हो जाएगा, ठीक है, वायरस का PCR के अंदर, ठीक है। लेकिन जो सरफेस एंटीबॉडीज़ होंगी अगेन वो यहाँ पे नेगेटिव होंगे, बिकॉज़ ये क्रॉनिक फेज़ है, इसमें आपके पास एंटीजन्स आपको नज़र आती हैं और DNA नज़र आता है और कोर एंटीबॉडीज़ IgG नज़र आती हैं, लेकिन एंटीबॉडी जो सरफेस के है ना वो नहीं नज़र आती, क्योंकि सरफेस एंटीबॉडी अगर बन जाए तो पेशेंट रिकवर हो जाता है, ठीक है। और पास इन्फेक्शन अगर रिजॉल्व हो गया है तो उसमें क्या होता है कि आपके पास अगर रिजॉल्व है, ठीक है, मतलब कि पेशेंट रिकवर हो गया है, तो उस पेशेंट के अंदर आपको क्या नज़र आएगा कि हम देखेंगे तो हम उसको बताएंगे कि आपके अंदर जो है सरफेस एंटीबॉडी पॉजिटिव है, ठीक है, कोर एंटीबॉडी IgG पॉजिटिव है और DNA डिटेक्ट नहीं हुआ। इन 3 केसेस में हम पेशेंट को बताएंगे कि आपको पता है आपको पहले हेपेटाइटिस हुआ था कभी ज़िंदगी में, क्योंकि आपके अंदर सरफेस एंटीबॉडी भी पॉजिटिव है, कोर एंटीबॉडी IgG भी पॉजिटिव है और DNA जो हेपेटाइटिस B का है वो नेगेटिव है। इसका मतलब कि पेशेंट जो है वो रिकवर हो चुका है, ठीक है। इसके अलावा इन्वेस्टिगेशन में आपने लिखना है कि AST ALT और लिवर बायोप्सी भी हम कर सकते हैं, ठीक है। मैनेजमेंट में आप क्या करते हैं, पेशेंट को सपोर्टिव मेजर्स देते हैं और एंटीवायरल थेरेपी देते हैं। सपोर्टिव में उसको कहते हैं बेड रेस्ट करो, न्यूट्रिशन प्रॉपर रखो अपनी, ठीक है। स्टेरॉइड्स उसको पेशेंट को बिल्कुल भी नहीं देते क्योंकि उससे इम्यूनिटी इफेक्ट होती है, ठीक है। और एंटीवायरल्स आप देते हैं, ठीक है, जिसमें आप इंटरफेरॉन अल्फ़ा जो है उसका इंजेक्शन लगा देते हो पेशेंट को, लैमिविडीन दे देते हो, एडिफोविर। और अगर पेशेंट की जो क्रोनिक इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा स्प्रेड कर गया, लिवर खराब होने लग गया, तो हमने क्या कर देना होता है, लिवर ट्रांसप्लांटेशन कर देनी होती है। दैट्स इट अबाउट द हेपेटाइटिस।